जी बेटा स्टार्ट करें। जी सर। जी सर करें। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट डज मीन बाय रिस्क एंड व्हाट डज मीन बाय रिटर्न। रिटर्न मैंने आपको बताया था कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न। और रिस्क बेटा मैंने बोला था कि अनसर्टेनिटी को बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रिटर्न हम दो तरह से जनरेट करते हैं, एक हम बोलते हैं डिविडेंड, सेकंड था कैपिटल गेन की सूरत में। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस में क्या फर्क होता है। मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ थोड़े थोड़े क्योंकि ये बात मैंने आगे जाके यूज करनी है, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। बेटा हर वो सोर्स जो लोन की सूरत में लिया जाएगा उसको हम डेट फाइनेंस बोलेंगे, और हर वो सोर्स जो ऑनर अपनी पॉकेट से लगाएगा उसको हम इक्विटी फाइनेंस बोलेंगे। तो मैंने बोला था कि डेट फाइनेंस में लोन आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी पेपर बॉन्ड के नाम से, टी बिल्स के नाम से, कमर्शियल पेपर के नाम से, बैंकर एक्सेप्टेंस के नाम से, कोई भी पेपर बेटा कंपनी इशू करती है पैसा जनरेट करने के लिए, उसको आप डेट फाइनेंस का नाम देंगे। और इक्विटी फाइनेंस मैंने बोला इसके अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पेपर आता है जिसका नाम क्या है, शेयर, जिसके ऊपर आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया कि डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो मेक श्योर दैट कि ओनली शेयर एक ऐसा पेपर है बेटा जो कि आपको ऑनरशिप देता है, ये भी आपने चीजें पढ़ी होंगी। और इसके अलावा जो भी पेपर आप मार्केट से खरीदेंगे वो आपको ऑनरशिप नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप उस कंपनी के इन्वेस्टर कहलाएंगे। जबकि अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आप कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन साथ साथ आप कंपनी के ओनर्स भी कहलाएंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अभी बिजनेस को, टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर भी आता हूँ, उसको उसके अंदर भी थोड़ी सी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, और वहां में जाके आपको शेयर और शेयर होल्डर के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपका जो बेसिक है वो जो बेस है वो थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो फिलहाल आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि डेट का मतलब होता है लोन लेके पैसा जनरेट करना, और इक्विटी का मतलब है वो पैसा जो मालिक अपनी पॉकेट से लगाएगा। अच्छा ये तो हो गया बेटा उसके बारे में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे रिस्क को। तो रिस्क भी बेटा दो तरह से होता है, एक रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, ये मैं आपको आगे जाके इनकी डिटेल भी पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिससे मैंने आपको रिटर्न बोला था जनरेट करें डिविडेंड और कैपिटल गेन की सूरत में। इसमें होता है एक अनसिस्टमैटिक सर ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, तो मतलब इसमें हमें ऑलरेडी मालूम होगा कि कितना हो सकता। बिल्कुल ठीक बोले बेटा, थोड़ा सा आसान अल्फाज सर जो एक सिस्टम के साथ चलता। ठीक है, बोले 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 बेटा। बोले सर बोले बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो पूरी मार्केट के साथ सर इसका लिंक होता है पूरी मार्केट के साथ, और अनसिस्टमैटिक वो होता है जो किसी फर्म के साथ ये एक सिंगल जो मोनोपोली है उसके साथ सर इसका लिंक होता है। चलें बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी लोग बेटा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर कर देता हूँ। सिस्टमैटिक रिस्क बेटा वो रिस्क होता है जो कंपनी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की मतलब है कि फॉर एग्जांपल वो रिस्क जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता, इस रिस्क को हम अनकंट्रोलेबल रिस्क भी कहते हैं, अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है, सिस्टमैटिक रिस्क के भी मुख्तलिफ नाम है, इसको हम अनकंट्रोलेबल रिस्क भी कहते हैं और अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। ये वो रिस्क होता है जो कंपनी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करती है, यानी मार्केट फोर्सेस की वजह से फेस करती है। ये वो रिस्क है जिसका कंपनी का जिसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता, ये फेस करना ही करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लें बेटा आजकल कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जो है ये आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, यानी किसी को नहीं पता था क्या होना है, मार्केट में कोरोना वायरस आया तो सभी कंपनीज जो है वो इफेक्ट हो गई। गवर्नमेंट पॉलिसीज आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी आज चेंज कर दे, कोई नया टैक्स लगा दे, वो आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज योर सिस्टमैटिक रिस्क। तो वो रिस्क जो कंपनीज अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करती हैं, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क बेटा वो रिस्क होता है जो कंपनी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करती है। इंटरनल एनवायरनमेंट मीन पुअर प्लानिंग, पुअर इन्वेस्टमेंट, गलत डिसीजन ले लिया, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, आपका जो मैनेजर है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, या मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज हैं वो इंटरनल यानी कंपनी की अपने गलतियों की वजह से फेस करना पड़े, दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका नाम कंट्रोलेबल रिस्क भी होता है और डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी होता है। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क को बेटा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता।
गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना देगी, हमारे इख्तियार में नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स लगा देगी, हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें वो पे करना ही करना पड़ेगा। जिसकी मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको आजकल कोरोना वायरस की दी, ये आपके सामने सिस्टमैटिक रिस्क की बेस्ट एग्जांपल है। किसी को नहीं पता था मार्केट में कोई खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाती है, कोई तूफान आ जाता है, कोई जल्जला आ जाता है। दीज ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क आर कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। ये तो हो गया बेटा रिस्क और रिटर्न की डेफिनेशन जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो सिंपल अल्फाज में बेटा हम डिफाइन इसको इस तरह से कर सकते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ दीज रिस्क्स इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। कौन कौन से रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। इन दोनों रिस्क को जो आप प्रॉपर तरीके से अगर हम मैनेज करेंगे तो उस चीज का नाम रिस्क मैनेजमेंट होगा। कैसे मैनेज करेंगे, क्या तरीकेकार होगा, कैसे किया जाएगा, वो हम वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर वाइज। जी हाँ, बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके वैसे बेटा चले मैं थोड़ा सा और भी मजीद एक्सप्लेन करें तो उसके बाद मैं डेफिनेशन के अंदर आपको बताता हूँ। तो सिंपल बेटा अल्फाज के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि द मैनेजमेंट ऑफ दीज रिस्क। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको 4 किस्म के रिस्क हम डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं मैं थोड़ा सा आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। या मैं आपको बेटा 4 किस्म के रिस्क यहाँ पे पढ़ाऊंगा। एक होगा आपका मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। ये क्या होते हैं ये हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैं चैप्टर वाइज डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, इनके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, मार्केट रिस्क होगा, लिक्विडिटी रिस्क होगा, ऑपरेशनल रिस्क होगा, और एक होगा बेटा आपके पास क्रेडिट रिस्क। ये 4 बेटा रिस्क होंगे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इन 4 रिस्क को अब अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में मैं ब्रीफली एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये रिस्क है क्या। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं मार्केट रिस्क। ये क्या हो सकता है, क्या ध्यान में आता है मार्केट रिस्क का नाम सुन के? सर ये अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुतालिक होगा जब मार्केट की बात हो। जी बिल्कुल, हर वो रिस्क बेटा जो आप मार्केट फोर्सेस की वजह से फेस करेंगे दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। और याद रखिएगा ये रिस्क भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट फोर्सेस मीन फॉर एग्जांपल किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, किसी चीज की सप्लाई बढ़ गई, कोई खुदा न खास्ता आफत आ गई, गवर्नमेंट ने की पॉलिसी चेंज कर दी, ये सारे के सारे रिस्क जो है दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर वाइज। और इन चारों रिस्क को जब आप प्रॉपर मैनेज कर लेंगे तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। कैसे मैनेज करेंगे, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे जाके। फिलहाल जस्ट मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि ये रिस्क होते कौन कौन से हैं। अच्छा, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है पहले ये बताएं, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद रेशियोज के अंदर। सर वो ऐसी क्या उसे कहते हैं बॉन्ड्स या पेपर्स जो जल्द से जल्द कैश की फॉर्म में चेंज हो जाए। लिक्विडिटी का रिस्क वो आपकी डेफिनेशन बेटा बिल्कुल ठीक है कि एनीथिंग व्हिच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश इज कॉल्ड लिक्विडिटी। यानी वो चीज जिसको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकें उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। सेम बेटा लिक्विडिटी रिस्क का मतलब यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखें तो ये तो फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया, उसने आपको पेमेंट करनी है और लिक्विडिटी रिस्क फेस करना के अंदर आपको काम करना है। टास्क में आप लोगों ने जब फाइनेंशियल क्राइसिस तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, क्या रीजन हुई थी? अमेरिका से ये स्टार्ट क्राइसिस और ये दुनिया इसको उसको अपने लपेट लेता। तो आपने सिर्फ नेट पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रीजन, तो आपको बहुत सारे रीजन वहां पे मिल जाएंगे। उसमें एक रीजन बेटा ये थी जो आपके सामने मैंने लिखी है, लिक्विडिटी रिस्क। कि क्या किया, बैंकों ने लोन बहुत ज्यादा दे दिया लोगों को, लेकिन जब लोन वापस नहीं आया तो बैंक जिन्होंने पैसे खुए हुए तो अपने पैसे लेने आए के पास पैसे, जिसकी वजह से बैंक जो है वो डिफॉल्ट हो गए और बैंक जो डूब गए। तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है जब आपके पास कैश शॉर्टेज आती है तो दैट रिस्क इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। कैसी आती है, कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर मैं आपको पूरे का और क्या होता है वो रिस्क बेटा जो आप अपनी कंपनी के ऑपरेशन को करते हो फेस करते हैं। मैंने सर बताने लगा था मैं। अच्छा, डे बाय डे यानी जो डे बाय डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है उसके ऊपर जो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। फॉर एग्जांपल मशीन खराब हो गई, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी,
जो है आपका जो डिसीजन है वो गलत हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने गलत ले लिया, पैसे वाली जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ये जितने भी रिस्क ऑफ द बिजनेस रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इसके ऊपर भी मैं आपको तो रिस्क के नाम से वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, रिस्क बेटा क्या होता है? सिंपल, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो बेटा वो रिस्क, अगर आपने किसी से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है और आप उसको वापस नहीं कर पाए, तो यू आर फेसिंग द रिस्क ऑफ क्रेडिट रिस्क। या आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक आपको लोन नहीं दे पा रहा क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्जिनेस इतनी अच्छी नहीं है, आपकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, आप पहले लोन लेके वापस नहीं कर पाए, तो यू आर फेसिंग द रिस्क ऑफ क्रेडिट रिस्क। तो अगर आसान अल्फाज में कहें तो क्रेडिट रिस्क का बेटा मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग द लोन एंड यू आर अनएबल टू पे बैक दैट लोन, आपने लोन लिया लेकिन आप पे नहीं कर पा रहे, तो यू आर फेसिंग द रिस्क ऑफ क्रेडिट रिस्क। ये बेटा 4 रिस्क हैं जो जिसके अंदर जितनी भी आप कह लेंगे पूरी की पूरी कंपनी के अंदर जो भी रिस्क आते हैं वो इन 4 रिस्क के अंदर कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है? रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, देन आपने रिस्क को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, देन फिर आपने देखना है कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, यानी क्या स्ट्रेटेजी हमने लेके आनी है, फिर उस स्ट्रेटेजी को हम इंप्लीमेंट करेंगे और देन उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को हम रिव्यू करेंगे। ये मैंने 4-5 चीजें बोली हैं। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि मुझे रिस्क कौन सा फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, अब उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आपने देखना है कि क्या आपको लिक्विडिटी रिस्क फेस करना पड़ेगा, मार्केट फेस करना पड़ेगा, मे बी आपको चारों फेस करने पड़े, तो पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा ज्यादा फेस करना पड़ेगा। आजकल देखें तो देखा जाए तो मे पॉसिबल आपको आजकल मार्केट रिस्क बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, कोरोना की सिचुएशन है तो कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं है आपके सामने। अच्छा, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपने एनालिसिस करना है कि यार अगर ये रिस्क आ गया तो उसको मैंने कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या मुझे फायदा हो सकता है, क्या मुझे नुकसान हो सकते हैं, मुझे कैसे करना, ये मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे करना है आपने, जस्ट मैं भी आपको आइडिया दे रहा हूँ। जब आपने एनालिसिस कर लिया तो फिर डेफिनेटली आपने एनालिसिस करने के बाद कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना ली कि यार मैंने ऐसे 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 करना है, तो ये मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उस स्ट्रेटेजी को फिर आपने इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट करने के बाद मे पॉसिबल वो स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेसफुल है या नाकाम हुई, उसको फिर आपने मॉनिटर करना है। सक्सेसफुल भी हो सकती है और फेलियर भी हो सकती है। और देन उसके बाद अगेन बेटा अगर उसके अंदर कोई, यानी इसको हम बोलते हैं मॉनिटर करना, उसके बाद अगेन बेटा अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन बेटा उसको आपने आइडेंटिफाई करना, एक पूरा प्रोसेस है। आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना, स्ट्रेटेजी बना के उसको इंप्लीमेंट करना, देन उसको मॉनिटर करना एंड देन उसके बाद दोबारा फिर आइडेंटिफाई के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। अगर वो स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं होती तो मे भी हमें दोबारा शुरू से शुरू करना पड़े कि जहाँ पे हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया था, मे भी हमने गलत रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमें दोबारा फर्स्ट स्टेप के ऊपर वापस आना पड़ेगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे रिस्क मैनेजमेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। रिस्क क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, एनी कंफ्यूजन? यस नो में मुझे आंसर देना है आप लोगों ने। अगर क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस सर, क्लियर है। ओके, बेटा यस सर किया करें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को क्लियर हो गया, मैं देन फिर आगे मूव करूं। ओके, ये तो होगा थोड़ा सा मैंने आपको रिस्क की डेफिनेशन के बारे में बताया। जी जी बोलें, माइक म्यूट कर लिया करें बेटा, फिर जब आप बीच में बोलते हैं ना तो मैं समझ रहा हूँ शायद मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूँ। 3 स्टेजेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क में। जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 3 स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यानी अगर आप इन 3 स्टेजेस को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि हाउ मच रिस्क यू कैन होल्ड, नंबर 1। यानी आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं मैक्सिमम जो है वो कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितने रिस्क लेने की पोजीशन में हूँ। ये मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये आपकी स्लाइड्स के अंदर भी है ताकि आप लोगों को नजर भी आता रहे। हाउ मच रिस्क यू कैन होल्ड, बाकी आप इसको बाद में पढ़ भी लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इन फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो मेरे पास इस वक्त जो है वो 20 लाख पड़ा हुआ, तो क्या मैं 30 लाख रुपया लोन लेने का रिस्क बियर कर सकता हूँ? अगर तो आप कहते हैं हाँ यार मैं कर लूंगा, 30 लाख लोन ले लें, मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया ये मुझे इतना कमा देगा कि मैं 30 लाख वापस कर दूंगा, तो यू शुड गो फॉर दैट रिस्क। आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए, यानी आपको लोन ले लेना चाहिए। तो सबसे पहला बेटा जो टास्क है वो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं मैक्सिमम कितना रिस्क होल्ड कर सकता हूँ। ये ना हो 50 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 45 लाख का आपने लोन लिया, 5 लाख अपनी पॉकेट से लगाया हुआ, फिर बाद में जब पैसे रिकवर ना हो सके
तो वेयर यू शुड हैव टू पे बैक दैट अमाउंट, कहाँ से वापस करनी है ये पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि मैं कितनी पसली का मालिक हूँ, पंजाबी में भी उर्दू में भी हम कहते हैं कितनी पसली का मालिक हूँ, वो पहले आप आइडेंटिफाई कर लें। ये ना हो कि आप कहें यार मेरे पास सोर्सेज तो है नहीं, प्रोजेक्ट भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा लोन ले रहा हूँ, तो वो बेटा फिर डेफिनेटली आपको लॉस की तरफ ले जाएगा, फिर आप अपने रिस्क को प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कि इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। सेकंड स्टेज बेटा जो आपकी आती है उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वी हैव एनफ कैपिटल टू सस्टेन दैट रिस्क, क्या हमारे पास इतना रिस्क है, इतना कैपिटल अवेलेबल है कि उस रिस्क को हम सस्टेन कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मैंने 50 लाख रुपए लेने का रिस्क ले लिया, क्या उस 50 लाख रुपए के बाद जो आपके पास अवेलेबल कैपिटल है वो इतना है कि उस रिस्क को हम सस्टेन कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार कि अगर मार्केट में ये सिचुएशन आ गई जिस तरह आजकल कोरोना की सिचुएशन और आजकल मैं कोई प्रोडक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ और ये कोरोना अगर खुदा ना खासा बिगड़ता है, तो क्या मेरे पास रिजर्व में इतना कैपिटल पड़ा हुआ है कि मैं इस रिस्क को थोड़ा सा बियर कर सकूं। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। जब कोरोना शुरू हुआ था तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो कंपनीज थी उन्होंने सैलरीज देना बंद कर दी एम्प्लॉइज को, बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन कुछ कंपनीज थी जो सैलरीज दे रही थी। अब वो कंपनीज जो सैलरीज दे रही थी इसका मतलब है कि उनके अंदर कैपेसिटी थी कि उन्होंने कुछ ऐसा बियर किया, 3 माह 4 माह 6 माह उन्होंने सैलरियां दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी सैलरियां देना बंद कर दी, क्योंकि ये एक ऐसी आफत थी जिसका किसी को पता नहीं था कि आने वाली है। लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ कैपिटल था, उन्होंने सस्टेन किया 2 माह 3 माह 4 माह। लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि उन्होंने बिल्कुल थोड़े से लोन के ऊपर लोगों को लोन देना शुरू कर दिया कि आप अपने कारोबार करें या आप अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज जो है वो पे करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये जरूर सोचना है कि यार अगर ये प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाता है या ये प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं इस रिस्क को सस्टेन कर सकूं। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि इस रिस्क को बियर कर सकूं। तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो इसका मतलब है कि आप रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने रिस्क को प्रॉपर देख के जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं बेटा कभी भी गेस वर्क पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा जो है वो आप अपना एनालिसिस करने के बाद जो है उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। थर्ड बेटा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए third stage is we have enough capital to we have to check whether it is worthwhile holding the portfolio. This is very important, ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की इसको देखिए, दिस इज द थर्ड स्टेज। फिर आपने ये देखना है कि ठीक है यार ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर इतना पैसा लगेगा, ठीक है मेरे पास कैपेसिटी भी है, मैं सस्टेन कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। थर्ड फिर आपने ये देखना है कि जिस पोर्टफोलियो के ऊपर आप जा रहे हैं, जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हो, क्या वो पोर्टफोलियो वर्थवाइल है। वर्थवाइल मीन कि क्या वो प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देगा भी या नहीं देगा। ये ना हो कि कोई आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें जो कि आपको बाद में लॉस की तरफ ले जाए। यानी जिस चीज का आप रिस्क उठा रहे हैं, क्या वो चीज आपको कोई फायदा देगी भी या नहीं देगी, फजूल में रिस्क उठा रहे हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है पहले ये बताएं, चलें थोड़ा सा इसके ऊपर भी आते हैं। व्हाट डज मीन बाय पोर्टफोलियो। आप तो इस दफा सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो का सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। होता क्या है पोर्टफोलियो, एनीवन। सिंपल बेटा आसान अल्फाज के अंदर, जब आप एक से ज्यादा मुख्तलिफ बिजनेसेस में पैसा लगाएंगे दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। आप एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। आपने कहा मैंने पेप्सी का शेयर खरीदा, मैंने कोक का शेयर खरीदा, मैंने नेस्ले का शेयर खरीदा, तो आपके पास 3 कंपनियों का पोर्टफोलियो है। आप कहते हैं मैंने फलां कंपनी में पैसा लगाया, फलां मुख्तलिफ कंपनियों में। द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट बिजनेसेस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सतारा केमिकल देख लें, सतारा का ग्रुप देख रहे हो, वो सतारा केमिकल में भी है, उनकी सतारा टेक्सटाइल मिल भी है। अब उन्होंने अजीज फातिमा हॉस्पिटल भी परचेज कर लिया है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अभी यहाँ पे किनार रोड के ऊपर अली फातिमा कॉलेज के नाम से कॉलेज भी बनाया। तो ये चारों चीजें उनका पोर्टफोलियो है। जितना पोर्टफोलियो आपका मुख्तलिफ होगा, आपका रिस्क उतना ही कम होगा। वाई, लाइन सुने दोबारा, जितना पोर्टफोलियो आपका डिफरेंट होगा उतना रिस्क आपका कम होगा। वाई, इसमें सर ये होगा क्योंकि अलग-अलग सेक्टर से बिलोंग कर रहा होगा, तो अगर कोई भी चीज अफेक्ट करती है तो वो सेम सेक्टर के नहीं होंगे। सर अगर एक से प्रॉफिट आ रहा है, अगर दूसरे से प्रॉफिट ना आए तो सर वो हो जाता है सर, मैनेज हो जाता है। सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
यानी अगर फॉर एग्जांपल सारा केमिकल पे कोई डाउनफॉल आता है तो मे बी टेक्सटाइल बचा जाए, टेक्सटाइल पे डाउनफॉल आता है तो मे बी उनको जो है हेल्थ इंडस्ट्री बचा जाए, हेल्थ इंडस्ट्री पे कोई डाउनफॉल आता है तो जितना आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है जितने मुख्तलिफ जगहों पे पैसा लगाएंगे आपका जो रिस्क ऑफ लॉस है वो उतना कम होता जाएगा। डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, ये पोर्टफोलियो की बड़ी बेटा मशहूर कहावत है कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, यानी आपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखें, यानी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे मत करें। क्यों? अगर वो बास्केट गिरती है तो सारे अंडे टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप उस अंडों को मुख्तलिफ बास्केट्स में रखेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर एक बास्केट गिरती है तो बाकी बास्केट जो है वो सेफ रहेंगे। तो अब आप ये थर्ड स्टेप यही है कि जो पोर्टफोलियो आप बनाने जा रहे हैं, यानी जिस जगह पे आप पैसा लगाने जा रहे हैं, क्या वो जगह जो है वो इतनी वर्थ वाइल है कि वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे, यानी फजूल जगहों पे पैसा नहीं लगा देना। तो दिस इज द थर्ड स्टेप इन योर रिस्क मैनेजमेंट। बाकी जो मैंने आपको पहले स्टेजेस बताई थी वो भी इसी का हिस्सा है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उसको एनालाइज करें, स्ट्रेटजीज बनाएं, इंप्लीमेंट करें और उन स्ट्रेटजीज को मॉनिटर करें। ये सारी चीजें इसी में शामिल हैं। तो जो 3 बेसिक चीजें मैंने आपको बताई वो ये है कि क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप रिस्क ले सकते हैं। फिर जो आप रिस्क ले रहे हैं क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेन का मतलब है कि उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। थर्ड स्टेज मैंने आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके अंदर जो आप पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं क्या वो पोर्टफोलियो इतना वर्थ वाइल है कि उसके लिए रिस्क लिया जाए। ये ना हो कि फजूल सी सिक्योरिटीज और आप इतना उसके लिए रिस्क ले रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि जब आपने कोई रिस्क उठाना है तो उस रिस्क का आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये ना हो कि नुकसान हो जाए उसको आपको। तो दिस इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट। द होल प्रोसेस जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, any one of you beta, any confusion, the definition of risk and risk management? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी, anyone बेटा बोला करें यस नो में, मुझे पता चले कि आप बैठे हैं। ठीक है सर, कोई इशू यस सर। चले एक सेकंड ओके सर। ओके ओके बेटा, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा।
जी बेटा, ये तो थोड़ा सा हो गया डेफिनेशन के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया कि रिस्क क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीजें बेटा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्लास में ये करना है कि मैंने आपको छोटा सा टास्क दिया है कि आप लोगों ने चेक करके आनी है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की रीजन क्या होती है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आया था, उसकी क्या वजह थी, उसके क्या मतलब मेन रीजंस क्या थी, वो आप लोगों ने पढ़नी है। नेट से सर्च कर लें, 2-2 3-3 पॉइंट्स अपने पास लिख लें। मैं जिसका नाम बोलूंगा वो मुझे बताएगा कि सर ये रीजन थी, सर ये रीजन थी, सर ये रीजन थी। तो अभी मैं फिलहाल यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ कि अभी हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, क्योंकि मैंने आगे फिर इसके बाद फर्दर जो है वो चीजें जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ लेके जानी है। रिस्क रिटर्न के हमारे कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ फार्मूलाज मैंने आपको देने हैं। तो मैं चाह रहा था कि बाकी लोग भी जो हैं वो भी मुझे ज्वाइन कर लें। तो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अगर आप कहते हैं तो आई विल कंटिन्यू, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो क्लास है वो भी थोड़ी कम है, तो ये ना हो कि बाकी क्लास की हमें समझ ही नहीं आई। जी अफजल बेटा कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था सर, बीबीए के बाद सर एमफिल फाइनेंस सर मैंने करना है सर फॉरेन से, उसके लिए सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी आपकी हाँ सर। हाँ, कोई अगर मसला सर नहीं वो बेटा, मेरे पास नो इशू एट ऑल बेटा, नो इशू एट ऑल, एट एनी टाइम आई एम अवेलेबल बेटा। मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, जब मर्जी आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। सर जी जी सर एक दफा फिर बता देंगे क्या रेडी करना है अगले लेक्चर में? बेटा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये एक क्राइसिस आया था 2007-8 में। आपने नेट से सिर्फ ये सर्च करना है कि ये क्यों आया था, क्या वजह हुई थी कि ये क्राइसिस आया, बस। ओके सर, थैंक जस्ट यू। रीजंस आप ढूंढेंगे तो आपको बुलेट्स की फॉर्म में रीजंस मिल जाएंगे, ये हुआ था, ये लोगों ने किया, ये लोन दे दिया, फलां लोन दे दिया, तो वहां पे लिखी होंगी, जस्ट आपने उसके बुलेट्स बना के अपने पास लिख लेने, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सीआर साहब, आपने बेटा जो ओके सर। स्टूडेंट्स प्रेजेंट है बेटा, इनकी अटेंडेंस आपने मार्क कर लेनी है। क्लास में सिर्फ सीआर है कि जीआर भी है? जस्ट सीआर। सिर्फ सीआर सर। सीआर है बेटा। तो सीआर साहब, आपने बेटा ये करना है कि जितने स्टूडेंट्स ये यहाँ पे शो हो रहे हैं, मेरे पास 19 के करीब लोग शो हो रहे हैं जो भी प्रेजेंट है, तो आपने इनकी अटेंडेंस मार्क करके मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है फिजान? जी सर, ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ओके क्लास हम सर। यही से कंटिन्यू करेंगे, और उसको फिर हम प्रॉपर तरीके से, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप अपने पास कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा। जब हमारी क्लास हो नेक्स्ट, तो कैलकुलेटर आपके पास हो। छोटी छोटी सी चीजें मैंने बतानी है, तो आप मुझे कैलकुलेट करके उसके आंसर उसी वक्त बताएंगे, ताकि आपको चीजें साथ साथ क्लियर होती रहें। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।